आज स्टार्ट करेंगे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन समझो। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन, रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन समझते हैं। सबसे पहले जैसे देखो, मान लो दो पोजीशन है या दो पर्सन है। ये मान लो ए पर्सन है, इसका पोजीशन यहाँ से आर है, ठीक है, और यहाँ पर पर्सन बी है, इसका पोजीशन ऑरिजिन से आर बी है ना। अब तुमसे ये पूछा जाए कि बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में कितना है ना, तो लिखोगे पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर लिखना होगा तो क्या करेंगे, इसके पोजीशन में से इसको पोजीशन माइनस कर देंगे। जैसे समझो यहाँ से, मान लो ये 10 मीटर पर है। कितने पर है? 10 मीटर पर है, और ये मान लेते हैं 4 मीटर पर है, ठीक है। तो हम तुमसे पूछें कि बताओ बी वाला जो है ए वाले से कितना डिस्टेंस पर है, तो क्या कहोगे? ये टोटल 10 है और ये 4 है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 6। कैसे? 10 माइनस 4। उसी तरह से अगर हम ये पूछे आपको कि पर्सन बी का पोजीशन ए के रिस्पेक्ट में कितना है, तो क्या कहोगे? कहेंगे ना आर बी माइनस आर ए। मतलब ये लिखा हुआ है पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये लिखा है पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। अब आप जानते हो कि पोजीशन को अगर डिफरेंशिएट किया जाए तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिल जाएंगे। तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी आर बी ए बाई डी टी, और ये हो गया डी आर बी माइनस डी टी, सॉरी बाई डी टी माइनस डी आर ए बाई डी टी, ये ना। इसको लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, बी बी ए, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये होता है बी बी माइनस बी ए, है ना। मतलब जिसके रिस्पेक्ट में आपको वेलोसिटी निकालना होगा उसको सब्ट्रैक्ट करना है ना। जैसे देखो, तुम्हारा फ्रेंड मान लो ये है और तुम ये हो। तुम्हारा फ्रेंड 10 मीटर पर सेकंड से भागा जा रहा है और तुम उसके पीछे दौड़ रहे हो 6 मीटर पर सेकंड से। तो ये बताओ तुम्हारे फ्रेंड तुम्हारे रिस्पेक्ट में कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है? 4 मीटर पर सेकंड से। कैसे निकाल रहे हो? 10 माइनस 6, 10 माइनस 6, ये ना। तो ये बताओ कि जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बात कर रहे हो उसका क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। मीनिंग इसका ये होता है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप बात करते हो ना, वो रेस्ट में हो जाता है और दूसरा पर्सन जो है ना वह रिलेटिव वेलोसिटी के साथ चलने लगता है। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ें। यहाँ तक आप नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो एक दो केस समझ लेते हैं। दो ही केस इसमें आएंगे ही, है ना। तो दो ही केस पर प्रॉब्लम बनता है इन वन डायमेंशन में, है ना। बाकी हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में डिटेल से हम लोग बात करेंगे
वेक्टर पढ़ने के बाद, है ना, मोशन इन ए प्लेन में। चलो केस फर्स्ट में लिखो, व्हेन टू पार्टिकल्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन, मूविंग इन सेम डायरेक्शन। जैसे मान लो यहाँ पर ये पार्टिकल A है और ये पार्टिकल B है, ये भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये भी ये वेलोसिटी से मूव कर रहा है ना। हमें वेलोसिटी B का लिखना है A के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे, VB माइनस BA, है ना, VB माइनस BA। अगर यहाँ स्केलर फॉर्म में लिख दें तो VBA होगा, VB इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन को क्या मानते हैं, पॉजिटिव। ये VB हो गया पॉजिटिव और VA जो हो गया ये भी उसी डायरेक्शन में, तो ये भी पॉजिटिव हो गया, है ना। इसका मीनिंग समझो, मीनिंग समझ करके रखना बहुत ज़रूरी है। VBA मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A। इसका मतलब ये हो गया कि जिसके रिस्पेक्ट में आप बात करोगे, हमेशा के लिए याद रखो, जिसके रिस्पेक्ट में आप बात करते हो वह हो जाता है रेस्ट, और दूसरा जो है ऑब्जेक्ट वह रिलेटिव वेलोसिटी के साथ मूव करने लगता है। तो दूसरा जो B वाला है वह रिलेटिव वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। मान लो VB ग्रेटर देन VA है, VB ग्रेटर देन BA है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब किधर की हो जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है, आ रही बात समझ में। तो अगर दो पार्टिकल सेम डायरेक्शन में जाएगा, इसका मतलब हमें सब्ट्रैक्ट कर देना होगा रिलेटिव वेलोसिटी। क्लियर है यहाँ तक। हाँ, ये मीनिंग याद रखना है कि जिसके रिस्पेक्ट में आप लिख रहे हो वह रेस्ट में हो जाता है, और दूसरा वाला जो है वह रिलेटिव वेलोसिटी के साथ चलने लगता है। ये हमेशा के लिए दिमाग में फिक्स्ड कर लेना है। क्लियर ना। अब आगे बढ़े हम, चलिए सेकंड केस भी लिख लेते हैं। इतना उतार लो, आप उतारते चलो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, केस सेकंड। तो ऐसे भी मान सकते हो कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड केस में, केस सेकंड में, केस सेकंड, व्हेन टू पार्टिकल्स moving in opposite direction, moving in opposite direction। समझो, मान लो ये B है और A मान लेते हैं A है ना। ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हमें लिखना है वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B। मतलब ये हो गया VA माइनस BB। अब ये बताओ कि VA तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पॉजिटिव लिखे या नेगेटिव लिखेंगे, इसको नेगेटिव लिखेंगे ना। फिर माइनस, ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों से माइनस कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब हो गया VA प्लस BB। मीनिंग समझ करके रखना ज़रूरी है, मीनिंग समझ करके रखना ज़रूरी है। VAB मतलब वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू B, मतलब B वाला जो है B के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो तो B रेस्ट में हो जाएगा, और A जो होगा वह रिलेटिव वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। और रिलेटिव वेलोसिटी कितना मिला है, VA प्लस BB, और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो VA प्लस BB से। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जा रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं,
और सेम डायरेक्शन में जब जा रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट हो जा रहे हैं। ये याद रखने से ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट ये बात है कि आप जिसके रिस्पेक्ट में बात करते हो वह रेस्ट में हो जाता है और दूसरा वाला जो है वह मूव करता है। क्लियर, आई बात समझ में यहाँ तक? अब इसको हम प्रॉब्लम से सॉल्व करके आपको समझाते हैं। चलिए देखते हैं, मिटा दे इसको। हाँ, अब प्रॉब्लम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन में इतना ही बात याद रखना काफ़ी है। मीनिंग याद रखना है, मीनिंग सभी जगह सेम ही रहेगा, मीनिंग चेंज नहीं होता है। आ रही बात समझ में? देखो, दो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक। यहाँ पर ट्रेन ए है, इसका लेंथ दिए हुए 300 मीटर और यहाँ पर एक बी ट्रेन है और इसका लेंथ दे दिए 500 मीटर। दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, दोनों के बीच में मान लो कुछ सेपरेशन है। दोनों ट्रेन 20 मीटर पर सेकेंड से सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तब तो सेपरेशन वही रहेगा। ट्रेन ए जो है, इसका ड्राइवर ये डिसाइड करता है कि ट्रेन बी को क्रॉस कर जाना है, इसीलिए ए वाला ट्रेन का ड्राइवर एक्सेलरेट कर देता है ट्रेन को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। और ट्रेन को क्रॉस कर, बी ट्रेन को क्रॉस कर जाता है 14 सेकेंड में, 40 सेकेंड में। तो कह रहा है कि बताओ ट्रेन के बीच में जो इनिशियल सेपरेशन था वह कितना है ना? क्लियर है? चलो इसको थोड़ा सा आप 1-2 पॉइंट लिख भी लेते हैं, सिचुएशन ऐसे दिखा दिए हैं, ऐसे लिखो। टू क्रॉस द ट्रेन बी, ड्राइवर ऑफ ट्रेन ए accelerate with 2 meter per second square and cross the train B in 40 seconds. Then find initial separation between two trains, initial separation between two trains। ठीक है, चलिए समझते हैं। इसको कितना एक्सेलरेशन दिया ये बताओ। इसका तो एक्सेलरेशन दे दिया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसको क्रॉस करना चाहता है? ट्रेन बी को। तो ऐसा करो कि ट्रेन बी को रेस्ट कराते हैं, यही हेड वाला क्रॉस करेगा ना। किसका? इसका टेल, तब ना क्रॉस माना जाएगा। तो ऐसा करो कि बी ट्रेन को हम रेस्ट कर देते हैं। इसका मतलब सारे क्वांटिटी ए ट्रेन का किसके रिस्पेक्ट में निकालना होगा? बी ट्रेन के रिस्पेक्ट में निकालना होगा। तो इनिशियल वेलोसिटी तो दोनों का सेम था, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कितना है? 20 और बी का बताओ कितना है? 20। कितना हो गया? 0। ठीक है। अच्छा, ए का बी के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन बताओ। अब ए तो जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से? 2 से, पॉजिटिव ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और वह तो कांस्टेंट स्पीड से ही जा रहा है।
तो कांस्टेंट स्पीड से अगर जाता है तो एक्सेलरेशन कितना होता है 0, तो मतलब ये 0 हो गया, तो ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये बताओ कि ए को बी के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्रॉस करने पड़ेंगे ना, तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस बताओ ना कितना हो गया। ये 300 प्लस एल प्लस 500 ऐड करके बता कितना हुआ 800 प्लस, अरे ऐड करो बढ़िया से, ये कितना हुआ 300 प्लस एल प्लस कितना 500 कितना हो गया 800 प्लस एल। अच्छा टाइम भी तो दिया है कितना 40 सेकेंड में क्रॉस कर जा रहा है। अब बताओ देखो एस मालूम, यू मालूम, ए मालूम, टी मालूम, बताओ कौन सा फार्मूला यूज करें। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बताओ कितना हो गया 800 प्लस एल, यू बता दो कितना हो गया, वो तो 0 हो गया, प्लस हाफ हो गया, एक्सेलरेशन बता दो कितना हो गया 2, और टाइम बता दो, ये तो 40 हो गया, इसका स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 800 प्लस एल और ये हो गया 1600 होगा ना। 40 इंटू 40 कितना 1600, एल का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था, तो ये 1600 माइनस 800 इज इक्वल टू कितना हो गया 800 मीटर। यही तो दोनों के बीच का इनिशियल सेपरेशन था। आई बात समझ में। तो रिलेटिव वेलोसिटी से प्रॉब्लम आसान हो जाता है। टू पार्टिकल मोशन को सिंगल पार्टिकल मोशन में अगर कन्वर्ट करना है तो याद रखना है रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है। किसका कॉन्सेप्ट यूज करना है, रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए यहाँ तक लिख लो जल्दी से, मिटा रहे हैं हम। ओके एक प्रॉब्लम ऐसे करता है, देखो समझो। प्रॉब्लम में कहता है कि दो सिटी है, समझो इसको, दो सिटी है ए एंड बी, ठीक है, ए और बी। मान लो पटना और रांची है ना, दो सिटी है ए एंड बी। अब दोनों साइड से रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम टी में बस खुल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। कौन सा वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो बस यहां से भी खुल रही है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम टी में, तो ऐसे जाएगा, ऐसे जा रहा होगा बस, ऐसे मान लो बस भी स्पीड से जा रही होगी और टी टाइम में खुल रहा है, हर एक बस टी टाइम के इंटरवल में खुल रहा है। मतलब ये बताओ कि ये दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा वीटी, इसके बीच का सेपरेशन बताओ वीटी, सभी के बीच का सेपरेशन कितना होगा वीटी। इधर से भी बस रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में खुल रही है सेम स्पीड से, भी से सेम इंटरवल ऑफ टाइम टी से, तो बताओ इसके बीच का भी सेपरेशन कितना होगा b इंटू टी, है ना। अब कह रहा है कि एक साइकिलिस्ट जो है, मतलब साइकिल चलाने वाला, साइकिल बना रहे हैं, देखो अरे बनेगा तो ठीक, नहीं तो अब समझ लो कि साइकिल बना दिए हैं, और क्या साइकिलिस्ट है ना। ये इधर की ओर जा रहा है। अब इसका स्पीड मान लो कितना दिया हुआ है, तो इसका कुछ स्पीड मान लेते हैं, मान लो 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है ना। जब ये 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो इधर से इसके साइड से जो बस क्रॉस कर रही है इसको,
उसको टाइम लग रहा है 18 मिनट क्रॉस करने में। किसको? साइकिलिस्ट को। इधर से बस इसको क्रॉस करेगा ना, तो कितना मिनट लग रहा है? 18 मिनट। और जैसे मान लो बस इधर से देखते हैं, यहाँ से मान लो यहाँ पर है ये पर्सन, साइकिलिस्ट चला रहा है साइकिल, तो इधर से जब क्रॉस कर रहा है इसको, तो 6 मिनट में क्रॉस कर जा रहा है। कितने मिनट में क्रॉस कर जा रहा है? 6 मिनट में क्रॉस कर जा रहा है। तो आपसे कहता है कि बस का वेलोसिटी क्या होगा, है ना। अब चाहो तो लिख लो, लिखो, क्वेश्चन लिखवा देते हैं कुछ। बस स्टार्ट मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड in a regular interval of time t as shown in figure, as shown in figure. A cyclist moving with constant speed from A to B with 20 किलोमीटर पर आवर. Bus crosses the cyclist from same direction in 18 minutes and from opposite direction in 6 minutes. Then find the speed of bus. Find the speed of bus. चलो समझते हैं। पहले सेम डायरेक्शन से जो क्रॉस कर रहा है ना, उसके लिए इक्वेशन लिखते हैं हम। ये बस जो है इसको क्रॉस कर रहा है, साइकिलिस्ट को, तो हम बस इसको बस 1 कह देते हैं, और ये साइकिलिस्ट तो है ही, तो हम साइकिलिस्ट को क्रॉस कराना है तो साइकिलिस्ट को रेस्ट कर देते हैं, इसको रेस्ट में कर दिए। इसका मतलब बस का हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा? साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में। तो बस का साइकिलिस्ट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट। वेलोसिटी ऑफ बस भी है और साइकिलिस्ट का कितना है? 20, यही ना। अब ये रेस्ट में हो गया, तो ये बस को कितना डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा इसे मीट करने के लिए? बेटी कितने टाइम में क्रॉस कर जा रहा है? 18 मिनट में। आवर में रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर साइकिलिस्ट का स्पीड जो है वह किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। अच्छा, टाइम का फार्मूला बताओ, तो टाइम क्या लिखोगे? डिस्टेंस बाय स्पीड। क्यों लिखेंगे ये फार्मूला, ये बताओ? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। चलो अब यहाँ से देखो, 18 मिनट को आवर में कन्वर्ट करो, कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? 60 से, ठीक है। चलो ये डिस्टेंस हो गया भिट्टी, और इस डायरेक्शन में कितने स्पीड से जा रहा था? ये रेस्ट में है ना, केवल ये चल रहा है, देखो यहाँ पर बना रहे, ये रेस्ट में हो गया। और ये जो बस है ना,
वह कितने स्पीड से जा रहा है, v माइनस 20 से, और ये डिस्टेंस कितना क्रॉस करना है, vt। तो डिस्टेंस बाय स्पीड कर देते हैं। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं ना, क्लियर है। अब समझो, जब इस साइड से क्रॉस कर रहा है तो यहां पर ये साइक्लिस्ट को रेस्ट कर देते हैं। साइक्लिस्ट तो ए से बी के तरफ जा रहा है, कितने से, 20 किलोमीटर पर आवर से। इस बस को क्रॉस करना है तो इसको रेस्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पर फिगर बना रहे हैं, यहाँ साइक्लिस्ट जो है वह रेस्ट में हो गया। साइक्लिस्ट जो है ऐसे बना देते हैं, जैसे बनाना है बनाओ, है ना। और ये कितने से जा रहा है, 20 से। और ये बस जो है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 20। तो इसको रेस्ट करा दो, अब बस को आने दो क्रॉस करने के लिए। मतलब हमें वेलोसिटी ऑफ बस विथ रिस्पेक्ट टू साइक्लिस्ट फिर से लिखना पड़ेगा। मतलब वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ साइक्लिस्ट। वेलोसिटी ऑफ बस तो इस डायरेक्शन में है, कितना बोले हैं, माइनस v। अरे v बोले ना कांस्टेंट। साइक्लिस्ट तो इधर की ओर जा रहा है, इसका हो गया 20, तो माइनस हो गया v प्लस 20। इसका मतलब ये जो साइक्लिस्ट है वह रेस्ट में हो गया, और ये जो बस है वह इस डायरेक्शन में v प्लस 20 से मूव कर रहा है। अब यही तो vt डिस्टेंस क्रॉस करना है, तो टाइम का फार्मूला क्या लगाओगे, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम इधर से कितना दिया है, देखो 6 मिनट दिया है। आवर में कन्वर्ट करो, इसमें डाल रहे हैं इसमें, तो 6/60। और डिस्टेंस कितना क्रॉस करना है, बेटी, कितने स्पीड से, v प्लस 20 से। अब ये दोनों को सॉल्व करो और आपको मिल जाएगा क्या, v का वैल्यू। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा करो कि 1/2 कर देते हैं, 1/2। चलो यहाँ से हो गया 18/60, और इधर डिवाइड करो, 60 चला गया ऊपर बाई 6। इधर से बताओ जी कितना हो गया, 80/v माइनस 20, और इधर से बताओ, इसे डिवाइड करेंगे, v प्लस 20 ऊपर जाएगा बाई 80, ये हो गया कैंसिल। ठीक है, ये देखो कैंसिल, और ये हो गया 3। और बताओ यहाँ से क्या लिखेंगे, बताओ, इस साइड में कितना बच गया, 3, है ना। और यहाँ पर v प्लस 20 और v माइनस 20। चलो मल्टीप्लाई करो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, करो यहाँ मल्टीप्लाई, कितना हुआ, 3v माइनस 60 इजकल टू v प्लस 20। इसको इधर लाओ, कितना हो गया, 2v, और इसको इधर ले जाओ, कितना हो गया, 80। अब v का वैल्यू हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। आ गई बात समझ में। तो रिलेटिव का मीनिंग आपको समझा रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में बात किया जाएगा वह रेस्ट में हो जाएगा, है ना। और दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वह रिलेटिव वेलोसिटी के साथ मूव करने लगेंगे। क्लियर है, यहाँ तक आई बात समझ में। चलो एक आध क्वेश्चन और समझते हैं, इसको मिटा दो, इसको चलिए मिटा देते हैं। चलो देखो समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और हॉरिजॉन्टल में बता देते हैं, फिर एक दो क्वेश्चन वर्टिकल मोशन में प्रैक्टिस करवा देंगे, फिर ये रिलेटिव वेलोसिटी फिनिश हो जाएगा, है ना। चलो 2 क्वेश्चन और हॉरिजॉन्टल में कर लेते हैं, फिर 2 क्वेश्चन हम लोग वर्टिकल के लिए देख लेंगे, बस हो जाएगा और क्या। चलिए देखते हैं इसको। देखो 2 कार है, कार ए और कार बी। कार ए
30 मीटर पर सेकेंड से चलो चल रहा है और ये जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है। दोनों के बीच का सेपरेशन d दिया हुआ है, एक ही रोड में जा रहा है, सिंगल रोड है। अब बताओ अगर यही हालत रहता तब तो इसका स्पीड ज़्यादा है, इसका स्पीड कम है, ये जा करके इसको ठोक देगा, है ना। तो अब क्या करता है कि कोलिजन ना हो, इसके लिए क्या करता है कि कार ए का ड्राइवर हल्का सा ब्रेक लगाता है और रिटार्डेशन देता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना देता है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूरा लगा देता है ब्रेक तो क्या हो जाता है? रेस्ट में ना। तो कितना स्पीड देता है, कितना रिटार्डेशन देता है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो धीरे धीरे गाड़ी स्लो हो जाएगी ना, चलता रहेगी। कह रहा है कि ये डी का वैल्यू क्या हो जिसके लिए दोनों के बीच में कोलिजन नहीं हो, है ना। समझ में आया? फिर से सुनो, दोनों कार जा रही है, कार ए का ड्राइवर डिसाइड करता है कि कोलिजन नहीं करना है, कोलाइड नहीं करना है, इसलिए रिटार्डेशन दे देता है। कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। कह रहा है ये डी का वैल्यू क्या होना चाहिए कि दोनों कार के बीच में कोई कोलिजन ना हो। क्लियर ना? चलो देखो समझो, लिख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ डी फॉर विच there is no collision between two cars if driver of car A gives retardation टू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए किसमें कोलिजन होने वाला है बताओ, किसका कोलिजन होने वाला है? ए का बी से। तो ऐसा करो कि बी को रेस्ट कर दो। इसका मतलब सारे टर्म हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालने पड़ेंगे? बी के रिस्पेक्ट में। चलो निकाल लेते हैं। पहले देखो समझो, इनिशियल स्पीड ए का बी के रिस्पेक्ट में लिखो, यही तो लिखोगे। ये कितने से जा रहा है? 30, और वह कितने से जा रहा है? 20। बताओ कितना हो गया? 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ए का एक्सेलरेशन बी के रिस्पेक्ट में निकालो, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी लिखोगे ना। ए कितना एक्सेलरेशन दे रहा है? कितना एक्सेलरेशन दे रहा है बताओ? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा जी? नेगेटिव होंगे ना, क्यों? रिटार्डेशन जो है। और ए का बी तो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। जब कांस्टेंट स्पीड से जाएगा तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। तो इसका एक्सेलरेशन हो गया 0। तो बताओ कितना हो गया? -2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलो अब सिचुएशन क्या बना थोड़ा इधर हम बताते हैं। ये कार बी जो है वह रेस्ट में हो गया, और ये कार ए जो है ना वह 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो पॉजिटिव आया है। और कार ए का रिटार्डेशन हो गया है कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब ये बताओ, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है बताओ? दोनों के बीच का डिस्टेंस डी। यही तो डी का वैल्यू निकालने के लिए कहता है कि क्या होना चाहिए जिसके लिए दोनों के बीच में कॉलिजन नहीं हो। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये बताओ, जब ये सिचुएशन है, ये आगे जा रहा है और एक्सेलरेशन पीछे क्यों रहे, तो कहीं ना कहीं तो जा कर के ये रुक जाएगा ना। अगर मान लो
इसको यहाँ से यहाँ तक जा कर के यहीं पर वेलोसिटी 0 हो गया, तो बताओ कोलिजन होगा क्या? होगा? नहीं होगा ना। तो कोलिजन नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए? d का वैल्यू s से ज़्यादा होना चाहिए, और नॉट कोलिजन d ग्रेटर देन s। अब s का वैल्यू तो निकालोगे, कैसे निकालेंगे? u मालूम, v मालूम, a मालूम, s निकालना है। बताओ क्या कौन सा फार्मूला चलेगा? तो चलेगा तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, यही ना। चलो v का वैल्यू 0 कर दो, u का वैल्यू देखो 10, 10 का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2 एक्सेलरेशन बताओ -2 इंटू s, और लिख देते हैं यहाँ से 0 हो गया, ये 100 हो गया, -4s हो गया, माइनस से इधर आएगा प्लस हो जाएगा, और ये 100 हो गए। एस का वैल्यू बताओ 100/4, एस का वैल्यू बताओ 20 मीटर, यही ना। तो 1 में डाल दो, फ्रॉम 1 d ग्रेटर देन एस, एस का वैल्यू 25 मीटर। इसका मतलब दोनों के बीच का जो सेपरेशन होना चाहिए वह 25 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। अब तो समझ में आ गया होगा ना कि जिसके रिस्पेक्ट में बात किया जाए वो क्या हो जाएगा? रेस्ट में, और दूसरा वाला जो है वह रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव एक्सेलरेशन के साथ मूव करने लगता है। और इस तरह से रिलेटिव का जो कॉन्सेप्ट दिए गए हैं वह 2 पार्टिकल मोशन को सिंगल पार्टिकल मोशन में कन्वर्ट करने के लिए दिया गया है। क्लियर है? आ रही बात समझ में? चलिए अब थोड़ा 1-2 प्रॉब्लम हम लोग वर्टिकल में भी देख लेते हैं, है ना। वर्टिकल में देख लो, है ना। चलो हॉरिजॉन्टल में हो गया बहुत सारा, अब हम लोग वर्टिकल में देखते हैं। चलिए वर्टिकल में देखो, समझो क्वेश्चन, समझो 1-2 प्रैक्टिस करवा देते हैं वर्टिकल में। देखो सबसे पहले कह रहा है कि एक एलिवेटर है। क्वेश्चन सुनो, एक एलिवेटर है और ये अपवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। इसमें एक पर्सन है, ये पर्सन जो है वो बॉल को यू स्पीड से प्रोजेक्ट कर देता है एलिवेटर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? एलिवेटर के रिस्पेक्ट में। बताओ कितने टाइम के बाद बॉल एलिवेटर के फ्लोर को स्ट्राइक करेगा, है ना। चलिए तो लिखते हैं, a ball is projected in upward direction with a speed u meter per second with respect to elevator find the time after which ball strike the elevator floor। ठीक है। चलो समझो, समझते हैं।
बॉल भी मूव कर रहा है, एलिवेटर भी मूव कर रहा है, किसी एक को रेस्ट करा दो। ऐसा करो कि एलिवेटर को ही रेस्ट करा देते हैं। तो आप जिसको रेस्ट कराओगे सारे टर्म उसी के रिस्पेक्ट में लिखने पड़ेंगे। तो हम बॉल का एलिवेटर के रिस्पेक्ट में लिख लेना चाहते हैं। ये तो बोल ही दिया है ना कि एलिवेटर के रिस्पेक्ट में यू दिया है, तो ये तो आपको दिया हुआ है ना। बॉल का अलग दिया रहता है, एलिवेटर का अलग दिया रहता है, तो हम यहाँ से रिलेटिव निकालते, लेकिन प्रॉब्लम में दे दिया है तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं। अब बॉल का एक्सेलरेशन एलिवेटर के रिस्पेक्ट में निकालो, तो एक्सेलरेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर लिखेंगे। अच्छा, बॉल को ऊपर की ओर फेंक दोगे तो बॉल पर फोर्स कौन लगाएगा? वो तो ग्रेविटी लगाएगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर की ओर लगेंगे? डाउनवर्ड। तो ये बताओ बॉल का एक्सेलरेशन किधर होगा? डाउनवर्ड। और ये एलिवेटर का एक्सेलरेशन किधर है? अपवर्ड। बताओ यहाँ पर क्या होगा? माइनस जी प्लस ई। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं ना? टाइम पूछ रहा है तुमसे, कितने टाइम में फ्लोर को स्ट्राइक कर देगा। अब देखो रिलेटिव लिख दिए तो सिचुएशन क्या हुआ वो समझो। अब ये एलिवेटर का जो फ्लोर है ना वह रेस्ट में हो गया। एलिवेटर का फ्लोर क्या हो गया? रेस्ट में हो गया। और ये जो बॉल है ना वह यू स्पीड से मूव कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन जो है वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी प्लस ए है ना। अब ये बॉल जो है वह ऊपर जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ पर आएगा। मतलब क्या पूछ रहा है तुमसे? कुछ नहीं पूछ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ रहा है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली टाइम ऑफ फ्लाइट रख लो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u/g जानते हो ना, लेकिन g के जगह पर यहाँ पर सीधा कितना रखेंगे? g प्लस ए। आई बात समझ में? बस इतना। मतलब टू पार्टिकल सिस्टम को सिंगल पार्टिकल मोशन में अगर बदलना हो तो सबसे बेहतर कॉन्सेप्ट क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। और टू पार्टिकल को सिस्टम को अगर सिंगल पार्टिकल सिस्टम में कन्वर्ट करके हम लोग स्टडी करते हैं तो बड़े आसानी से स्टडी कर लेते हैं। क्लियर है ना? आई बात समझ में? एक लास्ट प्रॉब्लम और हम दे रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में रिलेटिव का, है ना। चलिए देखिए, बैठा दे इसको। मोशन अंडर ग्रेविटी का हम लोग रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं 1D में। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में सेकंड क्वेश्चन आप समझो, सिचुएशन समझ लो। प्रॉब्लम में कह रहा है कि एक एलिवेटर है और एलिवेटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है एक्सेलरेशन से। इसके एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए एक पर्सन जो कि एलिवेटर में है 6 फीट हाइट से एक कॉइन्स को ड्रॉप करता है। कितने फीट हाइट से? 6 फीट हाइट से एक कॉइन को ड्रॉप करता है। क्लियर है ना? अब ये कॉइन को ग्राउंड यानी एलिवेटर फ्लोर से स्ट्राइक करने में अगर 1 सेकेंड का टाइम लगता है तो कहता है कि बताओ एलिवेटर का एक्सेलरेशन कितना है। ठीक है, चलो इसको क्वेश्चन लिख लो। आप लिखो मेरे साथ। ए पर्सन ड्रॉप द कॉइन to measure the acceleration of elevator if coin strike the floor of elevator in 1 second. In 1 second, then find the acceleration of elevator. कितने हाइट से ड्रॉप किया है? 6 फीट हाइट से, जो कि हम डायग्राम में दिखा दिए हैं। ठीक है।
चलो समझो, तो यहाँ पर हम क्वाइंस को मूव करने देते हैं और एलिवेटर को रेस्ट में करा देते हैं। एलिवेटर को करा देते हैं हम रेस्ट में। एलिवेटर को रेस्ट में कराने के लिए सारे टर्म किसके रिस्पेक्ट में लिखने पड़ेंगे हमें? एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, है ना। देखो समझो, तो क्वाइन का स्पीड, पहले इनिशियल स्पीड एलिवेटर के रिस्पेक्ट में लिखना है, तो यू सी माइनस यू ई हो जाएगा। इसको पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ क्वाइंस विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर इज इक्वल टू एक्सेलरेशन वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ क्वाइन माइनस इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर। अब ये क्वाइन को ड्रॉप किया गया है, तो बताओ इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? ड्रॉप मतलब क्या? इनिशियल वेलोसिटी 0, और उसी समय स्टार्ट हुआ है एलिवेटर भी, तो उसी समय स्टार्ट हुआ मतलब उसका भी वेलोसिटी कितना हो गया? 0, मतलब ये 0 हो गए ना। आ रही बात समझ में? अब थोड़ा आप एक्सेलरेशन निकाल लो क्वाइन का एलिवेटर के रिस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर लिखोगे, एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन माइनस एक्सेलरेशन ऑफ एलिवेटर। एक्सेलरेशन ऑफ क्वाइन, जब इसको आप रिलीज कर दोगे ना, तो इस पर कौन एक्सेलरेशन लगाएगा, कौन फोर्स लगाएगा? तो वह ग्रेविटी लगाएगा, और अगर ग्रेविटी लगाएगा तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? जी होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये प्लस लिखे या माइनस लिखे? माइनस लिखेंगे, फिर माइनस। अब एलिवेटर का देखो, तो एलिवेटर भी तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, तो इसका भी साइन कैसा लिखना पड़ेगा? माइनस, लेकिन ये माइनस फार्मूला में है वो तो रहेगा ही, ऐसे लिख दो, तो माइनस जी प्लस ए हो जाएगा। अब चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लो, तो जी माइनस ए हो गया। क्लियर है? अब देखो और क्या दिया हुआ है। क्वाइन का डिस्प्लेसमेंट एलिवेटर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्वाइन विथ रिस्पेक्ट टू एलिवेटर। तो ये बताओ, एलिवेटर तो रेस्ट में है और ये क्वाइन जो है वह कितना फीट नीचे आएगा? 6 फीट। अपवर्ड डायरेक्शन को क्या मानते हैं हम लोग? पॉजिटिव। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होगा? नेगेटिव। तो -6 फीट लिख देना ऐसे, ठीक है। और टाइम रिलेटिव नहीं होता है ना। टाइम जो है क्लासिकल मैकेनिक्स में रिलेटिव नहीं होते हैं, इसीलिए सॉरी, टाइम दिया हुआ है कितना? 1 सेकेंड ना, और टाइम जो है वह रिलेटिव नहीं होता है ना, इसीलिए किसी भी फ्रेम से टाइम मेजर करोगे वैल्यू मिलेगा सेम। चलो, यू मालूम, एक्सेलरेशन मालूम, एस मालूम, टी मालूम, बताओ कौन सा फार्मूला लगा दे? एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का वैल्यू कितना होगा? -6। यू बताओ कितना हो जाएगा? यू तो यहाँ से देख रहे हो ना कितना हो गया? 0। अच्छा, एक्सेलरेशन बताओ कितना हो गया? ये तो नेगेटिव में है, प्लस माइनस माइनस कर देगा हाफ, और ये कितना हो गया? जी माइनस ए, टाइम कितना? 1 का स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। चलो मल्टीप्लाई भी करते जाते हैं, मल्टीप्लाई करो 12। अच्छा, फीट में जी का वैल्यू याद रखना है, ये होता है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर 6 2 12 हो गया, और g माइनस ए बच गया ना, यहाँ पर g माइनस ए हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 12 इजकल टू 32 माइनस ए इज इक्वल टू हो गया 32 माइनस 12, डेट इज 20 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में? चलिए, तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम मोशन इन ए प्लेन समझाएंगे। क्लियर है?